हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक सब, तो हमने उसमें से हाइड्रोजन आपको पढ़ लिया था। वो एस ब्लॉक का ही मेंबर है, लेकिन क्योंकि वो नॉन मेटल्स होता है तो उसको अलग से पढ़ा जाता है। इसमें हमने हाइड्रोजन पढ़ा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप, जिसको एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं जो एस ब्लॉक में कंसिडर किए जाते हैं। पहला आपका अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। इनको ग्रुप इस तरह डिवाइड किया गया है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सेक्शन में आता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। और क्योंकि इनके S1 इनका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इनका ग्रुप नंबर क्या है? फर्स्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। बेटा इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर है? लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये ग्रुप के एलिमेंट है कौन कौन से बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसमें फ्रेंशियम क्या होता है? फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनका आउटर मोस्ट जो सेल कॉन्फ़िगरेशन है, इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है बेटा? लिथियम का होता है 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंशियम का 7s1। ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको जहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करने होंगे ये कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए। आगे स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ थोड़ा अलग से होती है। उसमें क्या है? यह सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। लिथियम का साइज क्या है? स्मॉलेस्ट साइज है। और क्या होता है? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? आपको पता है ग्रुप में नीचे आने में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि लिथियम पहला मेंबर है। सॉरी, ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि डोमेन रेडियस इंक्रीज होता है। डोमेन रेडियस इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होती है। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लिथियम के बाद क्या आएगा? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रोडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। ओके बेटा, इसकी कंडक्टिविटी लो होती है। कंडक्टिविटी लो क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और साथ ही इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसका हाइड्रेटेड साइज क्या होगा? बड़ा होगा। सबसे बड़ा हाइड्रेटेड साइज होगा तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है। साथ ही क्या बेटा? वही चीज है, लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्यों होता है बेटा इसका? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज छोटा है। बेटा देखिए, आपके अल्किल मेटल के जितने भी आपके कैटायन होंगे सब पर यूनि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ चार्ज सेम। लेकिन जब साइज लिथियम का सबसे छोटा है उसमें पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जब पॉजिटिव चार्ज एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा इन अल्कली मेटल्स। तो इससे हुआ क्या? क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा है, इसीलिए लिथियम के साथ ज्यादा किस फॉर्म में मिलते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। आपको मतलब बता दें, हमने आपको हाइड्रोजन बताया था कि इनऑर्गेनिक में खासतौर ब्लॉक्स पढ़ने का तरीका क्या है कि हर पॉइंट को आप एज अ क्वेश्चन ट्रीट करिए। वो क्या कह रहा है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, हम आपको बताएंगे, उसको आप याद रखिए और समझिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं से पूछा जाएगा, तो इसलिए हम आपको पूरा जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, पर आपको सारे पॉइंट समझने हैं और उसे याद रखना है। ओके बेटा, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्यों एल्कली मेटल्स कहा जाता है बेटा उसको? क्योंकि होता क्या है, उसके जो ऑक्साइड्स हैं, उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वह स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, क्योंकि मेटालिक है और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं, इसीलिए इनको क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है? जो होता क्या है, ये मेटल्स है, तो मेटल्स में कौन सा बॉन्ड लगेगा? एक मेटल के एटम दूसरे एटम के मेटल के एटम के बीच में, मेटल के बीच में जो एटम के बीच में बॉन्ड लगे उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मेटल एटम्स जो है आपका मेटालिक बॉन्ड वीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड क्या होगा? कम होगा। और जब ग्रुप में नीचे आएंगे यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप तो ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है सब में, लिथियम में भी, सोडियम में भी, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में, फ्रेंशियम में। लेकिन ग्रुप में नीचे आने पर हो क्या रहा है? साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स क्या होगा? वीक होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मेटल एटम्स आपका वीक हो गया, प्रकार उसको मेटल कर्नल बोलते हैं। उसको मेटलिक बॉन्डिंग क्या करना चाहते हैं कि कर्नल्स होते हैं और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि आपका कर्नल का साइज बढ़ रहा है तो मेटलिक बॉन्ड वीक होगा। जब मेटलिक बॉन्ड वीक होगा ग्रुप में नीचे आने पर तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगला पॉइंट क्या बेटा? ये सॉफ्ट मेटल है,
सॉफ्ट नेचर होता है क्योंकि मेटल बॉन्ड वीक है तो क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, मेलेबल है यानी पीट को उनको क्या करते हैं, चपटा करते हैं, शीट बना सकते हैं। साथ ही डक्टाइल है, इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के, और इनको नाइफ के द्वारा काटा सकता है। यदि आप लैब गए होंगे तो इसमें आपको कराया था सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो स्पैचुला से आपको काट के दिया जाता है, केरोसिन के बोतल में उसको रखा जाता है, जिस बोतल में केरोसिन होता है उसी में वो डूबा रहता है, क्योंकि आपको पता है हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम, और उसको क्या करते हैं, केरोसिन से बाहर निकालते हैं, उसे स्पैचुला से काट देते हैं। तो इतना सॉफ्ट होता है कि वह स्पैचुला से भी कट जाता है क्योंकि यह सॉफ्ट होता है। ओके, अगला पॉइंट है स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एल्कली मेटल्स जो होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, जो मतलब जो आपका एलिमेंट आसानी से कैटायन फॉर्मेशन कर दे, आसानी से कैटायन फॉर्मेशन करता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। जितना आसानी से कैटायन फॉर्मेशन करेगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। तो आपको पता है एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और घटती है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो यूनिपॉजिटिव कैटायन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजियर है, इसलिए ग्रुप में नीचे जाने पर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो मैं बोला था स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी क्वाइट लो एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ता है। अगला पॉइंट क्या होगा, दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। ये यूनिपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और यूनिपॉजिटिव कैटायन फॉर्म करते हैं। ओके बेटा, अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट सारे पॉइंट है, फ्लेम कलरेशन पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। आपको इसे हर मेटल का स्पेसिफिक फ्लेम होता है, फ्लेम मतलब जो फ्लेम में इसको बर्न किया जाता है, तो जो एल्कली मेटल्स है अलग अलग डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट कलर क्यों देते हैं, तो आपको बता दिया क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो जब प्लेटिनम वायर में आप लेकर इसको फ्लेम पर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्लेम से जो आप दे रहे हीट एनर्जी, तो अपने हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और जब हाई एनर्जी स्टेट से वो वापस आएगा लो एनर्जी स्टेट में तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और जो रेडिएशन इमिट करता है वह विजिबल रीजन में होता है, उसका जो लैम्डा होता है वो किसमें होता है, विजिबल रीजन में होता है, इसीलिए वह कलर दिखाई देते हैं। और क्योंकि बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल के मेटल्स के सबकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, सबकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या अलग अलग है, तो अलग अलग अमाउंट का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, जब वापस आएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेंगे, इसीलिए हर एल्कली मेटल का फ्लेम में कलर अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वही बात लिखी है यहाँ पे, एल्कली मेटल्स एंड देयर साल्ट इंपैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन फ्लेम, फ्लेम पर सबका अलग अलग कलर होता है। जैसे देखिए लिथियम का जो कलर होता है वो क्या होता है, क्रिमेंशन रेड, क्या होता है, क्रिमेंशन रेड। सोडियम जो कलर देगा फ्लेम में, बुझन फ्लेम में, वो क्या होता है, येलो होता है, और जो पोटेशियम कलर देता है बुझन फ्लेम में वो क्या होता है, वायलेट होता है, रुबिडियम देता है रेड वायलेट, और सीजियम देता है ब्लू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपको कलर इसका थोड़ा याद रखना है। और अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि सबकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब रेडिएशन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ के वो क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे, तो जब वेवलेंथ अलग अलग है तो कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला जो आपका वो है प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग ऑटोमेशन पढ़ रहे थे, बात हुई इसकी। होता क्या है, क्योंकि एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो स्पेशली आपका पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्या करते हैं, जब इनको सनलाइट में इनके मेटल के सरफेस पर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इनके सरफेस से इजेक्ट होता है। क्यों इजेक्ट होता है, क्योंकि इनकी जो है जो सनलाइट की एनर्जी है वह इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होती है, या तो बराबर होगी या फिर ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, या फिर हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, इनका जो एप्लीकेशन कहाँ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो बेटा आपको याद रखना है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए ग्रुप में जब नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है,
तो भाई लिथियम सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। तो है क्या कि जब एनर्जी कम होगी तो जो आपका एनर्जी, जो सनलाइट से एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू फिक्स है, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल का एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ लिखा है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स स्पेशली पोटेशियम एंड सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, हेंस आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल, इसीलिए इनको फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। अगला अपना पॉइंट आपको लिख रखा है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें जो कंडक्शन होता है मेटल्स में ड्यू टू किससे होता है? मेटल्स में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनके साल्ट की बात करें, इनका जो साल्ट होता है एल्कली, आपको कहा है आयनिक कंपाउंड, यानी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इनका आयनिक कंपाउंड होता है वह सॉलिड स्टेट में होता है इंसुलेटर। क्या होता है? सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, उसमें कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड का, उसमें कंडक्शन किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, क्योंकि आयन की पोजीशन सॉलिड स्टेट में क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। जब आयन की पोजीशन फिक्स है, वो मूव करेंगे ही नहीं, कंडक्शन देंगे कैसे? तो कंडक्शन को कब देते हैं? जब आयनिक कंपाउंड्स को आप क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मेल्ट करते हैं। जब आयनिक कंपाउंड मेल्ट हो गया, हमने डिस्कस किया था बेटा, हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो मेल्ट करेंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो आयंस थोड़ा फ्री होंगे मूवमेंट के लिए। तो मोल्टन स्टेट में और इनका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है एल्कली मेटल के साल्ट्स का, वो होता है कंडक्टिंग। अब उसमें पूछा था कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ग्रुप में नीचे जाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ग्रुप में नीचे जाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मेटल्स की भी और उसके कॉम्प्लेक्स की भी। मेटल्स की इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि ग्रुप में नीचे आएंगे तो एनर्जी घटेगी, तो आपका साइज बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है मूव करने के लिए, कंडक्शन के लिए। और जो उसके कंपाउंड है उसमें हाई ऑर्डर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जो लिथियम का होता है, अपने भरा रखा हमने, लिथियम का होता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो लिथियम प्लस पर ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े होंगे भाई आयन डाइपोल बॉन्ड से। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो लिथियम का कैटायनिक साइज होगा, मतलब एक्वा सॉल्यूशन साइज होगा, वो बड़ा होगा। जब लिथियम का साइज बड़ा होगा तो उसका मूवमेंट कम होगा। जब इधर से इधर आप आते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन घटता जाता है। सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है? सीजियम प्लस का, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, तो मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए सीजियम प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी कंडक्टिविटी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम है। ओके बेटा, आपको जितनी भी चीजें हम सिखा रहे हैं एल्कली मेटल्स में, सब आपको पहले सुननी है अच्छे से, सर क्या कह रहे हैं, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या बता रहे हैं, उसको सुनिए, क्योंकि जो आपको हमने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं। यदि आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से लेक्चर हमारे देख रखे हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और आपको उसी को समझ कर याद रखना है। ये क्वेश्चन वहाँ पर जो आता है एल्कली मेटल्स या जो भी हम पढ़ाएंगे आपको ग्रुप्स, उनमें क्वेश्चन आता हर साल है। और होता क्या, ज़्यादा बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको लास्ट में पढ़ने या मतलब प्लान बनाकर छोड़ देते हैं। एग्जाम के करीब आने पर वो बाकी सब चैप्टर मतलब कि फंस जाते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं स्पेशली एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के नहीं पढ़ पाते, बड़ा इसमें क्वेश्चन आता है तो फिर उनको लगता है। इसलिए हम आपको इसके वीडियोस डाल रहे हैं, आप इसका वीडियोस देखिए, इसको समझिए और इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये सब चैप्टर्स तैयार रहें और क्वेश्चन आपको कोई भी मिस ना हो। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात की जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जितने भी पॉइंट में लिखा है कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर पॉइंट का अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको अब और छोटा मत करिएगा, क्योंकि हमने नोट्स जो बनाया है वो खुद बहुत स्पेसिफिक बनाया है। ठीक है बेटा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात की जाती है, तो क्वेश्चन ये आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, रक्षा मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना। तो आपको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है, सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एल्कली मेटल्स में या पूरे मेटल्स में सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कौन होता है? वो होता है लिथियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम। होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन होता सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा इसलिए होता है रिडक्शन जो फिनोमेना होता है वो होता है इसमें एक्वा सॉल्यूशन में, और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लिथियम का सबसे ज्यादा है,
क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लिथियम सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बाकी वाला ठीक है, ग्रुप में नीचे आपको बढ़ती है, इसीलिए लिथियम की सबसे ज्यादा, ये तो रीजन का दूसरा हो गया। बाकी सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम, इतनी चीजें हैं आपको लिखवाई गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, और जो चीज हमने आपको बोली है सब चीजें ध्यान रखिए। कॉपी कर लिया मैं। हो गया कॉपी? बस आपको सब चीज बड़ा वीडियो पूरा देखना है, और जो जो पॉइंट समझाया जा रहा है वो सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट करने हैं और याद रखना है। यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर दिए, वो सबके वीडियो पड़े हुए हैं, पहले आप उसको देख लें, समझ लें अच्छे से, तब इन सब वीडियो को फिर से देखें, तब आपको चीज़ें क्या होंगी, रिलेट होंगी। क्योंकि जब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग का वीडियोस नहीं देखते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सब समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे आपको समझ आएगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन चीज़ें आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक चीज़ें आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपका फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए आप उन सब वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको हर चीज़ क्या हो, अच्छे समझ में आए। तो हमने अभी तक बड़ा पढ़ा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। क्या होते हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करना है। देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं बेटा? हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों बेटा? ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इनकी आयनिक एनर्जी बहुत कम होती है। ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर सकते हैं, कैटायन बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और इसमें ऑर्डर क्या है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है? अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्रुप में नीचे आते हैं तो आयनिक एनर्जी घटती है अल्कली मेटल्स की, इसीलिए ग्रुप में नीचे आने पर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, हम डिस्कस करते हैं करके। Alkali metals are tarnish in dry air. ड्राई एयर में क्या होता है? इनकी चमक खत्म हो जाती है, मतलब धुंधले हो जाते हैं। टर्निश क्यों होता है ऐसा? रीजन क्या है क्यों अल्कली मेटल्स ड्राई एयर में टर्निश होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड ऑन सरफेस। ड्राई एयर में रखने पे अल्कली मेटल्स की जो ऊपर की लेयर है वो शाइनिंग है, वो खत्म हो जाती है, सरफेस की टर्निश हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ड्राई एयर में क्या होता है? मॉइस्चर होगा नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए बनाते हैं ऑक्साइड। जो इनकी लेयर पर, इनकी लेयर मतलब इनकी जो सरफेस है उस पर ऑक्साइड का लेयर, मतलब कि ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, इसीलिए इनकी सरफेस क्या होती है? टर्निश हो जाती है। अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट देखिए, नोटिस कर रहे हैं रिएक्शन
विथ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, देखिए हम उसी का बता रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड, लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड। ध्यान रखिए बेटा, इसमें पूछता है कि कौन क्या क्या फॉर्म करता है, ये चीज जरूरतमंद है इसमें। तो लिथियम बनाता है मोनो ऑक्साइड, यानी बनाएगा वो क्या, LiO, लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड Li2, क्योंकि जो वो होता है ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इधर इधर आएगा इस साइड में, और लिथियम की 1 होती है इस साइड आएगा। ओके, और क्या बेटा, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Na2O2 एंड रेस्ट metals form सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। कौन कौन से बेटा भाई, कौन बचा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो कौन बचा बेटा, पोटेशियम KO2, RbO2 और CSO। यानी लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड Li2O, उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सोडियम बनाता है पेरोक्साइड Na2O2, और उसके अलावा कौन बचा, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। और उसमें जो अगला इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या, वो ये देखिए, सुपर ऑक्साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड एंड, सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटे, कलर्ड भी होते हैं और पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। क्यों होता है ऐसा, ये देखिए लिथियम का जो आपका ये है लिथियम मोनोऑक्साइड है, उसमें भी वो भी होता है क्या, डायमैग्नेटिक। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं डायामैग्नेटिक। बहुत ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि लिथियम का ऑक्साइड यानी लिथियम मोनोऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड होता है डायमैग्नेटिक, लेकिन जो बचे हुए मेटल हैं कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड, जो कि होता है कलर्ड और पैरामैग्नेटिक। अगला पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, कभी कदार आपको जो पूछता है कि सोडियम पेरोक्साइड भी मिलता है, सोडियम पेरोक्साइड इज, सोडियम पेरोक्साइड एक्वायर येलो कलर, येलो कलर, कभी वो कलर दिखता है, कभी आपको सोडियम पेरोक्साइड जो दिखेगा वो कलर दे रहा है। क्यों होता है ऐसा, एक्वायर्ड येलो कलर ड्यू टू सुपर ऑक्साइड, ड्यू टू सुपर ऑक्साइड इम्प्योरिटी। सुपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटी की वजह से कभी कभी आपको क्या है, सोडियम पेरोक्साइड का सोल्यूशन भी येलो कलर का दिखाई देता है, अदरवाइज वो होता है क्या, कलरलेस। और दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से, लिथियम का मोनोऑक्साइड और सोडियम का पेरोक्साइड होता है डायमैग्नेटिक और कलरलेस। यदि आपका सोडियम पेरोक्साइड कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, सुपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है। और पोटेशियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड, जो होता है कलर्ड और पैरामैग्नेटिक। तो अगला काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, alkali metals react with water, form hydroxide and liberate हाइड्रोजन। जब एल्कली मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, यदि एल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो वह फॉर्म क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं यानी एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड
क्या होते हैं बेटा, आर बेसिक। नाम ही है एल्कली मेटल, तो इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होते हैं, एल्कली होते हैं, एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ एंड देयर बेसिक strength increases and their basic strength increases on moving down the group, on moving down the group। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ती है, यानी आ रहा है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक होगा कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उससे ज्यादा कौन बेसिक होगा, लिथियम सोडियम के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उससे ज्यादा कौन होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम होगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। उससे ज्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड। यदि बात करें तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक बेसिक और लिथियम का हाइड्रोक्साइड सबसे लीस्ट बेसिक। ओके बेटा, अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये एयर से रिएक्शन कर लेता है, वाटर से रिएक्शन कर लेता है, इसको प्रिजर्व कैसे रखते हैं, यानी इसको स्टोर कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिए, ये नोट करके लिखिए, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड water and air, alkali metals are usually kept in kerosene। तो बेटा जब लैब में जाते हैं और आपको जब एलिमेंटल एस्टिमेशन करना होता है, तो जब आप सोडियम स्ट्रेट फॉर्म करते हैं तो लैब अटेंडेंट क्या करता है, ग्लास के जार में आपका सोडियम रखा हुआ किसमें होता है, केरोसिन में सोडियम क्या रखा है, स्टोर किया जाता है, उसमें सोडियम निकालता है और एक पोर्शन इसमें देगा, आपको बोलेगा इस्तेमाल करने के बाद उसको नाइफ से काटिए, फिर वापस रख दिए, उसको खुले में मत रखिए, खुले में क्या होगा, वह मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और कैसे आ जाएगी, आग लग सकती है, ठीक है। तो उसको इतना उसमें लिया फ्यूजन ट्यूब में, उसके बाद उसको वापस रख देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है, बट आपको पता है कि लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो क्या होगा यदि उसको रखेंगे तो क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस जाएगा तो रिएक्शन वो एयर से कर सकता है, इसीलिए बट ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ lithium, it is wrapped with पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में इसको लपेट कर रखते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, तो यदि इसको हम केरोसिन में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, सरफेस पे रहेगा, क्योंकि डेंसिटी कम है तो तैरेगा सरफेस पे, तो रिएक्शन कर सकता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको पैराफिन वैक्स में लपेट कर रखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, alkali metals also react with proton donor such as alcohol, gaseous ammonia, एसिटिलीन। जो एल्कली मेटल्स बेटा वो प्रोटॉन डोनर से क्या करता है, रिएक्शन करता है, उसको क्या करता है बेटा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और वहां पर सोडियम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसको आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया साइड वाला। अब आगे हम और चीजें पढ़ते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स के साथ यानी है हाइड्रोजन के साथ कैसी है, और बाकी क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट इसमें है रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
यह अभिक्रिया कैसे करता है उसकी बात करते हैं। ये क्या होगा, फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन, फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड। हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं एल्किल, आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनाते हैं ऑफ जनरल फॉर्मूला मेटल पर पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, तो कैटायन फॉर्म करेगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन ले लेगा, वो हाइड्रोजन लेकर क्या फॉर्म करता है, H- एनायन फॉर्म करता है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की हम बात करें तो लिथियम सबसे अधिक रिएक्टिव, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। बात बेटा यहाँ से क्लियर है, क्योंकि एटम साइज बहुत छोटा होता है तो उसके रिएक्टिविटी लिथियम की साइज छोटा होता है उससे ज़्यादा होती है। साइज जैसे जैसे एल्किल का बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही बात है स्टेबिलिटी की, वही ऑर्डर है, यानी stability of hydride decreases down the group। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी भी घटती है, रिएक्टिविटी भी ग्रुप में नीचे आने पर घटती है विद हाइड्रोजन, और जो हाइड्राइड फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होती है। यानी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल सोडियम हाइड्राइड, उससे कम स्टेबल पोटेशियम हाइड्राइड, उससे कम रुबिडियम हाइड्राइड, और लीस्ट स्टेबल होता है कौन, सीजियम हाइड्राइड। बात वही है क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और हाइड्रोजन साइज बहुत छोटा है, तो इनमें जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, तो स्टेबिलिटी उसकी बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। नेक्स्ट क्या होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन के साथ इसकी क्या रिएक्टिविटी है उसकी बात करते हैं। बड़ा आपको पता है जनरली है कि ग्रुप में नीचे आने पर रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ बढ़ती है, तो सारे के सारे यानी ऑल फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन, ऑल फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन हैलाइड्स। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, रिएक्टिविटी क्या होगा, लिथियम से ज़्यादा सोडियम की, उससे ज़्यादा पोटेशियम की, उससे ज़्यादा रुबिडियम की, और सबसे ज़्यादा सीजियम। सिर्फ हाइड्रोजन से साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होता है, यानी ग्रुप नीचे आने पर घटता है, बाकी सब के साथ रिएक्टिविटी क्या होगी, ग्रुप नीचे आने पर बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन का छोटा होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ग्रुप नीचे आने पर घटती है। और हैलोजन का भी ऑर्डर है, यानी हैलोजन में क्या है, हैलोजन का जो रिएक्टिविटी होता है सबसे अधिक रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये आप याद रखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, सबसे अधिक रिएक्टिव फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड सबसे वीक होता है, तो जबकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, उस रिएक्शन को बहुत कंट्रोल करना होता है, इसलिए फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। अब अगला पॉइंट नोट करते हैं, इसको लिखिए। अगर कॉपी कर लिया आपने, ये कॉपी हो गया आपका। थ्योरेटिकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लगता है, लेकिन आपको बड़ा छोड़ना नहीं, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप वीडियो को हमारे एक दो बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या लगेगा, ये आपको चीजें याद हो जाएंगी कि हर कॉन्सेप्ट की जो जितनी भी आपको चीज बताए हैं सब पे क्या है, उसके पीछे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो एक बार आपका उसके पीछे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा तो आपको ये चैप्टर कठिन नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। और यदि आप मैं सिर्फ रट लूँ तो बोरिंग लगेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है सबके पीछे आपको रीजन भी मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका क्या हो, इंटरेस्ट बरकरार रहे। अगला पॉइंट देखिए बेटा क्या है, ये नोट मैंने लिखा है, नोट है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, चलेगा क्या बेटा, एक्सेप्ट, बहुत ध्यान समझिए, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट LiF, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, यानी उसके बाद क्या हुआ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड आर कोवैलेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी लिथियम फ्लोराइड को छोड़कर लिथियम के जितने भी हैलाइड्स हैं, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, वो क्या है, वह कोवैलेंट नेचर के होते हैं। सिर्फ लिथियम फ्लोराइड आपका क्या होता है, आयनिक होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है बेटा, ये हो गया कोवैलेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है बेटा, यदि कोवैलेंट कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वह वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि बताया था मैंने, हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या कार्य वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वो कोवैलेंट कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है वाटर के साथ, या जिनमें पोलैरिटी होती है, या जिनमें NH, NF और OH बॉन्ड होंगे, वो कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन बाकी जो और कोवैलेंट कंपाउंड है वाटर में डिसॉल्व नहीं। ओके बेटा, वाटर में इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent like pyridine, benzene etc. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे pyridine, बेंजीन, टॉल्यूइन, इन सब में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके बेटा, अगला पॉइंट, बाकी क्या बेटा, ध्यान रखना है, रिमेन्स alkali halides are ionic compounds and dissolve in, यानी लिथियम फ्लोराइड, भाई ये लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड तो क्या हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड हो गए। यानी लिथियम फ्लोराइड और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो भी हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आयनिक कंपाउंड, और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको कंपाउंड दिया 4 ऑप्शन में, और उसमें पूछे कौन सा वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स में लिथियम के क्लोराइड, लिथियम के ब्रोमाइड और लिथियम के आयोडाइड की कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। इनके अलावा लिथियम फ्लोराइड और बाकी सारे मेटल्स के फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। हम बात करें तो देखिए, इसमें और एक पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इस पर भी बातें बनती है। तो देखिए, ये क्या ध्यान रखना है, इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखिए, फॉर गिवन हैलोजन। देखो क्या बोला, हैलोजन फिक्स है, यहाँ फजान रूल लगी आपको पता है। फॉर गिवन हैलोजन मेल्टिंग पॉइंट decreases for given halogen, melting point decreases down the group, melting point decreases down the group due to, क्यों ऐसा होता है बेटा, due to decrease in lattice energy, due to decrease in lattice energy with increase in size of metal, increase size of metal। अब देखिए बेटा क्या है, यानी बात करें तो ग्रुप में नीचे आने में क्या हो रहा है, आपका जो मेल्टिंग बॉइलिंग घटना चाहिए। तो देखिए समझिए पहले ध्यान से,
NaCl, बहुत इंपॉर्टेंट KCl, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ठीक, और सबसे कम होगा किसका? लिथियम क्लोराइड का, क्योंकि क्या होता है, ये होता है कोवेलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिथियम और क्लोराइड होता है कोवेलेंट कंपाउंड, बाकी सारे क्या होते हैं? होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ग्रुप के नीचे आने में क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी घट रही है। क्यों घट रही है? क्या होता है? लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज तो सेम है, बता दिया उसने कि आपका हैलाइड्स फिक्स है, ये फैक्टर कॉमन हो गया। तो जब नीचे वाले ग्रुप में क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है किसका? मेटल का। तो लैटिस एनर्जी क्या डिक्रीज हो रहा है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम हो रहा है। जब अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम होगा, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaCl का, देन KCl, देन RbCl, देन CaCl। सबसे कम मैंने लिथियम क्लोराइड लिखा हुआ है, आप लोगों से यहाँ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड ही नहीं है, वो क्या है? वह कोवेलेंट कंपाउंड है। और आपको पता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम होता है। ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखा है। अगला ध्यान रखिए, फिर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी नोट में लिखवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही है ओनली लिथियम फॉर्म, ओनली लिथियम फॉर्म lithium nitride on react with nitrogen। यानी एल्कली मेटल्स जो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन सब में सिर्फ और सिर्फ लिथियम जो है वह रिएक्शन करता है नाइट्रोजन से और फॉर्म क्या करता है? लिथियम नाइट्राइड। उसका हमने फॉर्मूला लिखा है Li3n। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक है। सिर्फ लिथियम रिएक्शन करता है, बाकी करते नहीं है। सिर्फ लिथियम रिएक्शन करता है, बाकी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम ही करता है। और क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। उसका फॉर्मूला क्या है? Li3n। ओके, तो कॉपी कर लिए, कॉपी हो गया ये है ना। फिर हम आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। धीरे करके बेटा हम लोग पूरा ग्रुप पढ़ लेंगे और आपको ये चीज़ धीरे समझ में आने लगे, क्योंकि इसमें आपको बस यही करना है कि मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि इसे छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग खुद ही सुनते बच्चों से इसे बाद में पढ़ लेंगे सर, इसको बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में ऐसा आता नहीं है। क्वेश्चन आते हैं तो नुकसान हो जाता है। आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि आपको हर पॉइंट के पीछे जो पीछे केमिस्ट्री छिपी है वो बता रहे हैं। ओके बेटा, हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इन लिक्विड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पूछा जाने वाला। क्या है इसमें बेटा? ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स dissolve in liquid NH3 give deep blue color solution, give deep blue color solution। और क्या होता है बेटा? which is कंडक्टिंग इन नेचर। ये तो पहले ये पॉइंट ध्यान रखिए कि सारे के सारे एल्कली मेटल्स क्या है बेटा? वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद क्या करते हैं? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जो क्या होता है? जो कि कंडक्टिंग होता है, क्योंकि उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें पॉइंट ये तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? conductivity is due to ammoniated electron, बात है। दूसरा पैरामैग्नेटिक
solution due to ammoniated electron. अगला पॉइंट है ब्लू color of solution is due to ammoniated electron. अगला पॉइंट है, सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं. This solution act as reducing agent under the name पर्च रिडक्शन. ये सारा का सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, सारा पॉइंट ध्यान रखना है. ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स होते हैं वह लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं. क्या होता है? डिसॉल्व होते हैं और उसके बाद जो है आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं. यह सोल्यूशन क्या होता है? कंडक्टिंग नेचर होता है, बात नंबर 1. दूसरा, कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जो आपका अल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. तो कंडक्टिविटी क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन की वजह होती है जो कि अमोनिया से जुड़ा है, इसीलिए कंडक्शन किसकी वजह होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा. वह इलेक्ट्रॉन जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो हाई एनर्जी स्टेट में गया, जब वो वापस आता है तो जो एनर्जी इमिट करता है वह विजिबल रीजन होती है. इसीलिए क्या होता है? आपको सोल्यूशन जो है कलर दिखाई देता है. तो रेड कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है? रेड का ब्लू होता है. तो रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन से, इसीलिए ब्लू कलर का वो इमिट करता है, तो ब्लू कलर सोल्यूशन दिखाई देता है. बात है. दूसरा, पैरामैग्नेटिक होता है. क्योंकि आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस से भाई हर एलिमेंट्स में एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. किसमें होता है? एस ऑर्बिटल में. तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन होगा. अगला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? दिस सोल्यूशन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक प्रॉपर नाम है इस कॉम्बिनेशन का. क्या? बर्च रिडक्शन. क्या है? बर्च रिडक्शन. ओके, तो इतने पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं, कोई पॉइंट आपको मिस नहीं करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसे कॉपी कर लीजिए आप. हम लोग आगे बढ़ते हैं. कॉपी कर लिया उस साइड वाला. आगे बढ़ते हैं, उसको फिर हम और पॉइंट्स में समझते हैं और उसे ध्यान रखते हैं. अगला पॉइंट क्या है बेटा? ये ध्यान रखना है आपको कि लिक्विड अमोनिया में सारे के सारे अल्कली मेटल डिसॉल्व होते हैं, ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं. सोल्यूशन का कलर, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी, सोल्यूशन का मैग्नेटिक बिहेवियर, यह सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. सबका सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आप क्वेश्चन में पूछा गया आंसर अच्छे से दे सकते हैं. ओके, ठीक है बेटा. अब हमें और क्या ध्यान रखना है? अगला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है नेचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बो. ये कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो उसमें, तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट उनका क्या स्वभाव है. लिथियम कैसे कार्बोनेट फॉर्म करता है, सोडियम कैसे, पोटेशियम कैसे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है, वही पूछा जाता है. उसी की हम बात करने जा रहे हैं बेटा. तो इसमें आप पॉइंट वाइज हम सीखेंगे. इसमें डिवाइडिंग है. पहला पॉइंट क्या है बेटा इसमें? लिथियम कार्बोनेट यानी Li2CO3 इज लेस स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होता है, एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. हीट करने पे क्या होता है? टूट जाता है. कैसे टूटता है बेटा? लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं क्या होता है?
लिथियम का मोनोऑक्साइड बनता है और CO2 रिलीज हो जाती है। तो यह पूछ सकता है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, या लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कौन कौन सा कंपाउंड बनता है। तो लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो लिथियम का मोनोऑक्साइड यानी Li2O और CO2 गैस बनेगी, गैस इसका हो जाएगी। बाकी अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ carbonates. Stability of carbonates increases on moving down the ग्रुप में नीचे आने पे कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। भाई लिथियम कार्बोनेट कम स्टेबल है तो सीधी बात है Li2CO3 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, Na2CO3, उससे ज़्यादा K2CO3, उससे ज़्यादा Rb2CO3 और सबसे ज़्यादा CS2CO3। यानी ये क्या है बेटा आपका मोस्ट स्टेबल, और ये क्या बेटा आपका लिथियम वाला लीस्ट स्टेबल। तो आपको अल्कली मेटल्स के 4 कार्बोनेट्स देकर पूछ सकता है इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोनेट है, तो कौन सा होगा भाई, ऑर्डर ये है। तो आपको ध्यान रखना है लिथियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, सोडियम कार्बोनेट स्टेबल, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, और सबसे अधिक सीजियम कार्बोनेट स्टेबल होता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रहे, और ये ध्यान रहे कि ग्रुप में नीचे आने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आप वहां पे अरेंज कर देंगे। अगला पॉइंट बेटा, ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन heating for carbonates with an evolution of, ये तो कॉमन है बेटा, यानी एल्कली मेटल्स के सारे के सारे कार्बोनेट्स हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के बाइकार्बोनेट जब हीट किया करते हैं उनको तो वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही CO2 गैस रिलीज होती है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2NaHCO3, इसको हीट किया तो कन्वर्ट हो गया ये Na2CO3 और CO। ओके, तो बायोमास हीट करने में क्या होता है, वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं और CO2 गैस रिलीज होती है। ओके बेटा, अगला पॉइंट में लिखते हैं, वो है क्या बेटा, solubility of carbonates and bicarbonates। बहुत ध्यान समझो बेटा, solubility of carbonates and bicarbonates increases on moving down the group, ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों बेटा, ड्यू टू लोअर लैटिस एनर्जी। यानी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लिथियम बाइकार्बोनेट सबसे कम स्टेबल, उससे ज़्यादा मतलब सॉल्युबल, उससे ज़्यादा सॉल्युबल आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे ज़्यादा सॉल्युबल आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उससे ज़्यादा सॉल्युबल आपका रुबिडियम बाइकार्बोनेट, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, सीजियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि ग्रुप में जाने पे क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी घट रही है। और आपको पता है बेटा कि वही आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं जिनके लिए वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इनके लिए उनकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान उनके लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तभी आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा।
यदि ऐसा नहीं होता है तो वाटर में डिजॉल्व नहीं, क्या बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये बेटा कॉपी कर लिया आपने, ये वाला कॉपी हो गया। तो हम अगले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज करते हैं, उसका बिहेवियर क्या है। और उसके पीछे क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। तो आपका नेचर ऑफ नाइट्रेट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ नाइट्रेट्स समझिए बेटा, इसमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशन है, इसलिए ध्यान रखना है। क्या है वेरिएशन? एलाइड लिथियम नाइट्रेट की बात क्या है, तो नाइट्रेट का वन होता है LiNO3 ऑन हीटिंग, LiNO3 ऑन हीटिंग यानी लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग decompose to give NO2 and O2, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, while other alkali metals nitrate on heating give corresponding nitrite and ऑक्सीजन। तो होता है क्या, लिथियम का जो नाइट्रेट है उसको जब हीट करते हैं तो वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, साथ में लिथियम का मोनोऑक्साइड बनाएगा। और उसको छोड़कर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो वह करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपना रिएक्शन क्या है, 4LiNO3 हम हीट किए तो 2Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2, और जब सोडियम नाइट्रेट को हीट किया गया तो 2NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन बना, ठीक है। और अगला पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है तो बहुत कॉमन है, ऑल नाइट्रेट आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सारे के सारे नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है बेटा, लिथियम का सल्फेट जो होता है यानी Li2SO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिथियम सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। while other alkali metals sulfate soluble in water and their solubility increases on moving down the group यानी बात करें हम तो लिथियम का सल्फेट लीस्ट सॉल्युबल या कहा इनसॉल्युबल, और उससे अधिक सॉल्युबल सोडियम सल्फेट, उससे ज़्यादा पोटेशियम सल्फेट, उससे ज़्यादा कौन है बेटा, रुबिडियम सल्फेट, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन हुआ, सीजियम सल्फेट। तो आपको यही सब चीज़ ध्यान रखनी है, कंपाउंड्स का नेचर, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, या कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज होने पर क्या फॉर्म कर रहा है, इसी सब पर क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपको इसी तरह चीज़ों को समझना है और चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिथियम के बारे में कुछ। तो जैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिथियम की प्रॉपर्टी आपको ये जानकारी और हम बताया जा रहा है कि जो भी आपके ग्रुप हैं, यानी आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी एस ब्लॉक में एल्किल मेटल का लिथियम, एल्किल मेटल में बेरिलियम, और उधर आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की प्रॉपर्टी अपने रेस्ट जो मेंबर है ग्रुप के उससे थोड़ा डिफरेंट होती है और उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो क्वेश्चन इस पर बनता है। तो आपको चीज़ें क्या है ध्यान रखनी है। ओके बेटा, तो इधर कॉपी कर लिया आपने। अब हम बात करने हुए जा रहे हैं और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट नंबर है आपका एल्किल मेटल का यानी लिथियम, वह डाइगोनल रिलेशनशिप शो करता है, यानी अपने ग्रुप के साथ तो प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है और उसमें कोई भिन्नता भी है, लेकिन साथ ही अपने जो डायगोनल पर उसमें कौन सा होगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो सेकंड ग्रुप का जो आपका मैग्नीशियम है उसके डायगोनल पर उसके साथ वो प्रॉपर्टी बहुत सी सिमिलर शो करता है। तो उस तरह रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है कि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, पहला तो क्वेश्चन हो गया। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो दो अलग ग्रुप के एलिमेंट होते हुए भी लिथियम और मैग्नीशियम में सेम होती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये नोट में डिस्कस करेंगे। नोट से करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान रखिए आप। वो ये बेटा लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, किसके साथ शो करता है, विथ मैग्नीशियम। क्यों बेटा, because they have almost same polarizing power. They have same polarizing power मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज बाई साइज रेशियो, आपसे पूछे कि ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर सेम होता है या चार्ज बाई रेशियो सेम होता है, किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का। इसलिए क्योंकि इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए यहाँ से भाई लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बगल वाले ग्रुप में क्या है, बेरिलियम, और फिर है मैग्नीशियम। तो ये इसके डायगोनल पर है कि नहीं है, कहा है लिथियम और मैग्नीशियम क्या आपस में डायगोनल पर है। तो इनमें प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर लगभग सेम होती है, इसलिए कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज आपस में सेम शो करते हैं, उसी को हम डिस्कस करने चल रहे हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। क्या है पहला बेटा पॉइंट, बोथ फॉर्म, यानी लिथियम और मैग्नीशियम दोनों बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है कि लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी क्या आता है, मोनोऑक्साइड बनाता है। क्योंकि आपको पता है इसको लिथियम को छोड़कर एल्किल मेटल्स के बाकी मेंबर्स, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बनाते हैं सुपरऑक्साइड। लिथियम एक लौता ऐसा है जो फॉर्म करता है मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम भी फॉर्म करता है मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट देखिए, बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड magnesium hydroxide, both lithium hydroxide and magnesium hydroxide are weak bases. लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेस होते हैं। आपको पता है बेटा कि ग्रुप में नीचे अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो लिथियम पहला नंबर है, यानी लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे कम बेसिक होगा अपने ग्रुप में। और आगे आपको हम पढ़ाएंगे कि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। और उसके बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का होता है वीक बेसिक, और उसके ग्रुप में नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो लिथियम और का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अगला पॉइंट,
both lithium chloride and magnesium chloride are covalent. दोनों ही क्या होता है, कोवेलेंट होते हैं, hence soluble in organic solvent. लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की क्लोराइड क्या होता है बेटा, कोवेलेंट रिएक्टर होते हैं. आपको बताया था लिथियम फ्लोराइड को छोड़कर लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं. और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, कोवेलेंट होता है. इसके मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो किसमें सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. अगला पॉइंट बेटा, बोथ lithium and magnesium form nitrides. कौन सा, Li3N और Mg3n. लिथियम का नाइट्राइड क्या होगा, Li3N होगा, और मैग्नीशियम का Mg3n होगा. अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो सिमिलरिटीज है उसकी बात कर रहे हैं. हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स. हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट ऑफ बोथ lithium and magnesium decompose on heating form their respective oxides. अभी हमने डिस्कस किया कि लिथियम का कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, बाकी के स्टेबल होते हैं. तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स क्या होते हैं, वह हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं. किसमें होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये सब सिमिलरिटीज है. अगला पॉइंट हम लेते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. बोथ lithium and magnesium nitrate. Both lithium and magnesium nitrate on heating evolve NO2 and O2. Evolve nitrogen dioxide and oxygen along with their oxide. दोनों के ही नाइट्रेट क्या होता है बेटा, थर्मली मतलब स्टेबल कम होते हैं, लेकिन वो हीट करने में क्या होता है, प्रोडक्ट सेम देते हैं. लिथियम का नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा तो वो क्या देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देंगे, ऑक्सीजन देंगे और अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स देते हैं. ओके, ये सिमिलरिटीज है लिथियम और मैग्नीशियम में, जो कि अलग अलग ग्रुप के होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर सेम होता है इसीलिए डाइगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसमें इनकी ये प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. इसको लिखिए, पहला कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो इसी तरह आपको पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेक्चर्स को पूरा सुनना है. कोई भी चीज आप वीडियो स्किप बढ़ा देंगे यानी इसको फॉरवर्ड करेंगे तो पॉइंट्स मिस हो जाएगा, वो पॉइंट मिस हो जाएगा, चीज समझ में आपको नहीं आएगी. इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और एक एक चीज आपको समझनी है और क्या करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है. सिस्टमैटिक तरीके से हमने और प्रॉपर तरीके से चीजें कलेक्ट किए हैं ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो. जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और हो सकते हैं वो सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है. अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है बेटा, एल्कली मेटल्स cannot obtain by
reduction by reduction of their oxides, because by reduction of their oxide, यानी एल्केली मेटल का जो रिडक्शन बटा उनके ऑक्साइड का रिडक्शन करके उनको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? बिकॉज these are strongest reducing agent, the strongest reducing एल्कली मेटल्स को कभी भी उनके ऑक्साइड्स के रिडक्शन से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि ये खुद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जब ये खुद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनके ऑक्साइड का रिडक्शन किससे करेंगे आप? ओके, प्राप्त कैसे करते हैं? तो एल्कली मेटल्स प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बेटा? देखिए, एल्कली मेटल्स आर obtained by electrolysis of their fused chlorides in presence of small amount of other metal chloride to lower the melting point। थोड़ा यदि उनके ऑक्साइड्स के रिडक्शन से हम प्राप्त नहीं कर सकते एल्कली मेटल को, तो एल्कली मेटल को प्राप्त कैसे करते हैं? तो एल्कली मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वह उनके फ्यूज्ड साल्ट से या तो क्लोराइड से किया जाता है। थोड़ा उसका फ्यूजन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हीट देनी है तो उसमें अदर मेटल्स के क्लोराइड मिलाते हैं ताकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सके, डिक्रीज हो सके, ताकि हमारी एनर्जी इफिशिएंसी मतलब जो आपका हीटिंग है आपको एनर्जी देनी है हीट करने के लिए, वह कम देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक मेटल्स प्राप्त करते हैं कैसे? उसके फ्यूज्ड क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। इसे प्राप्त करते हैं फ्यूज्ड क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त करते हैं हम एल्कली मेटल्स। ओके बेटा, अब हम आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स और आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिलाते हैं। देखिए, चिल साल्ट पीटर, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। चिल साल्ट पीटर, सोडियम सल्फेट आपको पता है, लेकिन इसको और दूसरे नाम से पूछ सकता है आपसे, ग्लोबर्स सॉल्ट के नाम से पूछ सकता है, ग्लोबर्स सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है Na2SO4 10H2, Na2SO4 10H2। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट, दूसरा कंपाउंड बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, Na2B4O7 डॉट Na2B47.10H2, यह बोरेक्स का फॉर्मूला है। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। इसका आपको लिखना है Na2SO कार्बोनेट बोला ना, Na2CO3 होगा, Na2CO3.10H2। ओके, इसको मैन्युफैक्चर्ड कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। इसको और क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ये पूछ सकता है बेटा कि
सोडियम कार्बोनेट बना किस विधि से बनाते हैं? किस बनाते हैं? सॉलिड प्रोसेस या अमोनियम सोडा प्रोसेस। के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो क्या है? NaCl, लाइमस्टोन और NH3। ये क्या है बेटा? ये है रॉ मटेरियल। क्या बेटा? रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाया सॉल्वेंट प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिए। कुछ और पॉइंट बचा है, उसके बाद हमारा ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको ध्यान रखना है वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कैसे कॉपी कर लिया था आपने? अगला पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फेट डज नॉट फॉर्म एलम, डज नॉट फॉर्म एलम मतलब फिटकरी के निर्माण में, मतलब लिथियम सल्फेट कभी फिटकरी नहीं बनाते, बल्कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब के सल्फेट फिटकरी फॉर्मेशन करते हैं। क्यों नहीं करते? डज नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम कटायन। क्योंकि लिथियम कटायन का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए लिथियम सल्फेट कभी भी फिटकरी फॉर्म नहीं करता। अगला बड़ा पॉइंट ध्यान रखिए, कुछ यूजेस भी। पोटेशियम पर ऑक्साइड यानी KO2 इज यूज्ड एज अ source of oxygen in सबमरीन। पनडुब्बी में ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट बेटा आपका जो ध्यान रखना है आपको वही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर absorber of CO2 than sodium hydroxide। ऐसा क्यों बेटा? because K2CO3 बेटा, क्योंकि के वजह से CO2 को एब्जॉर्ब करें किसमें कम जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट में। पोटेशियम कार्बोनेट thus formed is मोर सॉल्युबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए NaOH और KOH दोनों का यूज करते हैं, लेकिन KOH ज्यादा अच्छा है, यानी कि बेटर एब्जॉर्बर है CO2 का, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद जो पोटेशियम कार्बोनेट बनता है वह ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, वह वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट के। ओके, और ये आपका लास्ट पॉइंट, लिथियम क्लोराइड इज daily percent and crystallize as a hydrate LiCl 2H2O, whereas other alkali metal chloride does not hydrate। लिथियम क्लोराइड का होता है हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वह हाइड्रेट फॉर्म रहता है, डिहाइड्रेट अपना डाइहाइड्रेट कर सकते हैं, LiCl.2H2 के फॉर्म रहता है, जबकि और अल्किल मेटल्स के जो क्लोराइड है वह हाइड्रेट फॉर्म में नहीं रहते हैं। इसी के साथ हमारे एल्कली मेटल या ग्रुप 1 टोटली कंप्लीट हुआ। हमने जितनी चीज़ आपको बताया बेटा उसमें हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके पीछे कि कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है ये भी हमने डिस्कस किया। आपको पूरा वीडियो देखना है और एक बार दो बार देख के आपको क्या करना है, अपना एक
नोट्स प्रिपेयर करना है, हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको ना हाइड्रोजन छोड़ना है, ना आपको अल्किल मेटल छोड़ना है, ना इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। पूरा ग्रुप जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है बेटा, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको इसलिए कहते हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ बात के लिए छोड़ दें और फिर लास्ट में आपको समय ना मिले। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते चलिए। ओके बेटा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।